करते हुए और इंडिकेट करते हुए कि आगे आने वाले दिनों में क्या फोकस रहेगा एलआईसी का। क्लियरली पेनिट्रेशन इंक्रीज करना फोकस रहेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स का क्या फोकस होना चाहिए, क्या उम्मीद करनी चाहिए इस आईपीओ से प्योरली लिस्टिंग के लिए, और उसके बाद अगर इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट अगर बनाना है तो क्या आपको चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मधुकर लड्डा, वीपी रिसर्च इलारा के साथ में जुड़ रहे हैं। वो इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत क्लोजली देखते हैं। और नीरज दीवान, वेटरन मार्केट इन्वेस्टर, बहुत सारे आईपीओ इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में देखे होंगे, बड़े छोटे, और बड़ा नज़रिया रखते हैं। जेंटलमैन, बोथ ऑफ यू 18 ऑफ स्वदेश पे ये स्पेशल टेलीकास्ट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बड़ा आईपीओ था, एक थोड़ी बाजार को चिंता भी थी कि 21,000 करोड़ का आईपीओ, इनफैक्ट ज़्यादा था, 30 के आसपास रहा होगा, 5% था पहले, अब 3.5% ही ऑफर किया है। ये बाजार एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं, ये चिंता तो कम हो गई है जिस हिसाब से लिक्विडिटी आती जा रही है। आपको लग रहा है ये चिंता का विषय नहीं रह गया बाजार के लिए? गुड मॉर्निंग। आई थिंक दो चीजें हैं। एक तो चिंता थी कि किस वैल्यूएशन पे आएगा, तो उस वैल्यूएशन पे क्या इंटरेस्ट आता है, और सेकंड साइज को लेते हुए थोड़ी चिंता थी जो अभी भी है, बिकॉज जिस तरह की मार्केट कंडीशन बन गई है, जिस तरह के मार्केट में इस वक्त चॉपीनेस है, मार्केट में भी एक करेक्शन चल रही है, उसको देखते हुए 21,000 करोड़ भी थोड़ा बड़ा साइज ही है, छोटा साइज नहीं है। बट बिकॉज इसके पास एक अपना एक जो पॉलिसी होल्डर्स का एक बैंक है, वही इतना ज्यादा है उसमें से, तो इसलिए लगता है कि आईपीओ तो ये इस 20 लाख करोड़ की बात हो रही थी, वो तो काफी स्ट्रेच्ड एंड काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। बट at 6, this is fair. I don't expect a very big listing pop, because there's not a lot left on the table right now, but and also that the markets are very choppy. लेकिन अगर LIC अपने रिवाइज स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूट कर पाया एंड एक्चुअली नॉन पार प्रोडक्ट्स और मिक्स में बढ़ा दिया और मार्जिन बढ़ा पाया with retaining market share, then this can be a very good investment if they are able to do that. Right, मधुकर, इनफैक्ट मैं एनालाइज कर रहा था ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी के वैल्यूएशंस भी हम लेके आएंगे आपके लिए ग्राफिक्स में, तो उसके हिसाब से भी एम्बेडेड वैल्यू टर्म्स में काफ़ी फेयरली वैल्यू लग रही है। आपको लगता है अगर बाजार का नज़रिया पॉजिटिव रहा, ग्लोबल मार्केट का टर्मोइल नहीं रहा ज़्यादा, तो 10 से 15% लिस्टिंग गेन्स की भी उम्मीद की जा सकती है? वैल्यूएशन ठीक है, बट लार्ज पार्ट ऑफ LIC's EV is also listed equity mark to market gains. तो उस एलिमेंट को आई डोंट थिंक बहुत बड़ा मल्टीपल मिलना चाहिए। हाँ, मतलब अगर एंड ऑफ कोर्स अगर मार्केट सेंटिमेंट सुधरा तो हो सकता है। I think getting a 10% listing gain may be possible, but in current scenario, I think it's good that the government is giving a discount to retail investors and policy holders. That gives them some margin of safety. जी हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपिटल मार्केट्स में 3 सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। इनका इस पे आपका ध्यान हमेशा बने रहना चाहिए। 40 रुपीज़ अ शेयर रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट है, 60 रुपीज़ अ शेयर पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट है। नीरज, किस तरह के इन्वेस्टर के लिए ये ऑफरिंग सूटेबल होगी? लॉन्ग टर्म 10-12% कंपाउंडिंग काइंड ऑफ स्टोरी बन सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो ये एक सेफ बेट भी हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए? एक सेफ बेट हो सकती है, पर एक बहुत अच्छी रिटर्न की उम्मीद इससे मैं नहीं कर सकता। एक लिस्टिंग गेन, अगर मार्केट कंडीशन अच्छी रहे तो लिस्टिंग गेन स्पेशली पॉलिसी होल्डर जिसको ऑलरेडी 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, या रिटेल को ऑलरेडी 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, उनको लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, शॉर्ट टर्म में गेन मिल सकते हैं अगर मार्केट कंडीशन ठीक रही तो। बट इसमें एक चीज और देखने को रहेगी कि बिकॉज खाली 3.5% ही अभी ऑफलोड कर रहे हैं, तो ये आगे चलते हुए और भी ऑफलोड होगा। तो हमने पहले भी देखा है जहां गवर्नमेंट के जो
इश्यूज आते हैं उसमें, जिसमें आगे फॉलो अप पब्लिक इश्यूज का भी रहता है कि आने ही आने हैं आगे, तो वहां पे एक बहुत बड़ी डिमांड नहीं आती, बिकॉज लोगों को पता होता है कि एक एफपीओ आने वाला है जहाँ पे एक बड़ा चंक और उनको मिल सकता है। तो इस तरह से वो एकदम मुझे लगता है कि जब तक ये तलवार लटकी लटकी रहेगी कि एक और फॉलो अप इशू आ रहा है, तब तक बहुत अच्छी रिटर्न की मैं उम्मीद नहीं कर सकता इसमें। बट एक हाँ, एक आपको 5 to 10% काइंड ऑफ रिटर्न ऑन लिस्टिंग एंड मे बी 10% काइंड ऑफ रिटर्न ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म cannot be ruled out. हम देख रहे हैं कि भी फाइनेंस मिनिस्टर भी यूएस की यात्रा कर रही हैं और गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक फॉरेन इन्वेस्टर्स को ल्योर करने के लिए कदम उठाए हैं, एफडीआई एफआई दोनों ही, और रिफॉर्म्स के जो कदम उठा रहे हैं वो भी इंडिया की अपील को इम्प्रूव कर रही है। आपको लगता है कि ये ऑफरिंग काफ़ी हद तक सॉवरेन वेल्थ फंड्स और दूसरे बिग एफआई इन्वेस्टर्स के लिए एक्चुअली ज़्यादा सूटेबल हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए सिंगल डिजिट ग्रोथ, हाई डबल डिजिट ग्रोथ आए कर रहे हैं और बड़ा बड़ा चंक $1 बिलियन एब्जॉर्ब हो जाएगा बाइंग में, पता भी नहीं चलेगा, उस तरह की ज़्यादा सूटेबल होगी क्या? आई थिंक बिकॉज आप ठीक कह रहे हैं, जिनको उनको रिटर्न बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं होती, उनको अगर हाई सिंगल डिजिट रिटर्न भी मिले तो उनके लिए अच्छा रहता है। आई थिंक उस तरह की रिटर्न इससे मिल सकती है जिस तरह का अब वो डिजिटल पे फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ की बात हो रही है, आई थिंक पेनिट्रेशन इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा पब्लिक इशू के बाद आई थिंक एक फोकस में थोड़ी और चेंज भी हो सकता है एलआईसी की तरफ से, जिससे एक रिटर्न भी इंप्रूव हो सकती है। तो आई थिंक वो उस तरह की रिटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसमें है, और आई थिंक सॉवरेन वेल्थ फंड या बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें जरूर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। मधुकर, इस लाइट में, क्योंकि मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप ये पूरे स्पेस को एनालाइज करते हैं कि लास्ट एक साल में इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म किए, क्लेम्स का बढ़ता हुआ बर्डन भी एक इशू था कोविड के राइट आफ्टर, जबकि इंडिया में फैक्ट ऑफ द मैटर कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इतना कम है कि 10, 15, 20 साल ग्रोथ इज नॉट एन इशू, और ऑफ कोर्स इंक्रीज टेक्नोलॉजी की वजह से इनके कॉस्ट भी अंडर चेक हैं। तो आप कंपेरेटिव लैंडस्केप को कैसा देखते हैं, और कंपैरिजन करके जो लिस्टेड कंपनीज ऑलरेडी हैं उनके स्टॉक्स कैसे देखते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस में? आपके क्या टॉप आइडियाज हैं? तो कंपेरेटिव लैंडस्केप, मतलब इंडिया में इफ यू सी द टॉप 4 प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स, उनके अपने बैंक लेड चैनल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो विद इन देयर ओन कस्टमर बेस उनको काफी ग्रोथ आ जाती है, and outside that also they are increasing their sort of coverage. If you look at LIC's policyholders profile is a little bit more different than the private life insurers. Their average ticket sizes are a lot lower. Private life insurers average ticket size is a lot higher. Product mix is a lot different. So what I'm trying to say is that you have players catering to these different market segments, and growth is not a problem. There is enough room for everyone to grow. Having said that, I think a large part of the underperformance for life insurance stocks began in earlier this year, closer to when LIC's IPO was being announced. उसके बाद में से स्टॉक्स थोड़े ही रिकवर किए हैं और मार्केट काफी चॉपी है. थोड़ा फियर है कि ग्रोथ अभी स्लो डाउन हो रहा है. मार्च क्वार्टर के नंबर्स में टॉप लाइन ग्रोथ हैज नॉट बीन दैट स्ट्रॉन्ग. most of the money has been made with VNB growth coming through, और I think उसका थोड़ा overhang है. I think interest rates बढ़ेंगे तो the higher profitability non-par products का sales पे क्या impact होगा, वो थोड़ा overhang है. And lastly, protection business growth, which is the high margin protection business growth, that is a little bit subdued across the segment because premiums have gone up and there are reinsurer based tightening supply side constraints. Given all this, मुझे अभी भी सेक्टर में टॉप पिक्स मेरे
SBI Life and Max Life है. I think SBI Life can still grow very well, and it has levers for margin expansion. And Max Life का भी joint venture with Axis हो गया है. थोड़ा growth subdued रहा है in the last quarter, but I think that should improve going forward. And over the next 1.5, 2 years, we should see, direct listing of Max Life. So that should be very beneficial to the shareholders. Yeah. So these two would be my topics. मधुकर, इनफैक्ट मैनेजमेंट ये बात खास तौर पे फोकस कर रहे हैं कि LIC का प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने पे और एफिशिएंसीज इंप्रूव करने पे बहुत फोकस रहेगा. कितना लीवर देखते हैं आप प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का इतनी बड़ी कंपनी में? वो बोल रहे हैं कि इनका बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी लीवर है if they're able to grow the non-par product segment, which is the guaranteed return segment, and protection. These two segments, if they're able to grow, that can drive profitability. But so far, at least अभी तक numbers में ऐसा नहीं लग रहा है कि उस तरफ बहुत ज्यादा फोकस हुआ है. I think they will have to design new products and understand how to hedge them. Those things need to be done. And I think the other thing that they talk about is improving contribution from the bank channel. They have a lot of tie-ups with banks, but bank channel contribution काफी weak है. Most of the business, 90, almost 95% of the business is agency led. So I think if they're able to do these two things, that can make LIC very interesting. नीरज, 6 लाख करोड़ की कंपनी बॉन्ड हो रही है एक्सचेंजेस पे. आपको यहाँ से आगे की रोड मैप क्या दिखती है? इवेंचुअली FNO में भी आ जाएगी, इवेंचुअली ग्लोबल इंडिसेस इसको देखेंगे, फ्लोट है बहुत कम. तो जो टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं बाजार के, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए क्या लगता है आपको, स्टॉक चल सकता है? आई थिंक इसमें पहले देखना पड़ेगा कि किस तरह की डिमांड आती है. लेट्स सी इशू कितने टाइम सब्सक्राइब होता है, कितना इंटरेस्ट आता है, उसके बाद ही आई थिंक एक क्लियर व्यू मिल पाएगा. अदरवाइज अभी तो हम खाली गैस कर सकते हैं, और क्योंकि साइज इसका बहुत छोटा नहीं है, 21,000 करोड़ का साइज है, बहुत मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होना इतना आसान नहीं रहेगा इसके लिए. तो डेफिनेटली एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ रहा है. बट देन जो दूसरी पॉइंट मैंने आपको बोली है, फॉलो अप पब्लिक इशू का भी इसमें है कि वो जरूर आगे आएंगे, और खाली 3.5% तो गवर्नमेंट ऑफलोड नहीं करेगी, और भी करेगी आगे चलते हुए. तो आई थिंक वो सब चीजें जरूरी होंगी देखने के लिए कि इसमें कितनी रिटर्न आगे चलते हुए आ सकती है. आई थिंक इंटरेस्ट कितना आता है इशू में, वो देखना बहुत जरूरी है. ये IPO आपको कोल इंडिया का IPO का याद दिलाता है, या क्योंकि आपने तो बहुत सारे IPO देखे हैं अपने इतने लंबे तजुर्बे में, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के, तो ये किसके क्लोज है आपके हिसाब से? आई थिंक कोल इंडिया से थोड़ा कंपैरिजन इसको कर सकते हैं. आई थिंक साथ में जिस तरह की LIC की बुक है, जिस तरह की इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आई थिंक एक डिविडेंड्स की भी अच्छी उम्मीद जैसे कोल इंडिया में आते रहे हैं, एक LIC से भी कर सकते हैं कि इसमें अच्छे डिविडेंड भी आगे दे सकते हैं, ताकि इंटरेस्ट बना रहे और आगे भी फॉलो अप पब्लिक इश्यूज में काम आए. तो आई थिंक वो एक मुझे लगता है कि उम्मीद LIC से हम कर सकते हैं. आपके पास इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं अपने पोर्टफोलियो में, और हैं तो कौन से में बुलिश हैं आप? बेसिकली मेरे पास अभी कोई इंश्योरेंस स्टॉक नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में, बट दो आई लाइक HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड आई लाइक ICICI Lombard इन जनरल इंश्योरेंस. आपने क्लाइंट से मीटिंग करना शुरू कर दिया क्या? LIC रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस आपके हुए हैं क्या? अगर कुछ आप फ्लेवर दे सकें, किस तरह के सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस IPO के बारे में? मधुकर? नहीं, क्लाइंट से तो काफी कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, and I think the biggest focus from clients has been what next? I mean, can LIC change?
क्या there has been a trend of declining market share? Can that change? Can he actually go and sell more guaranteed return, higher margin products? जो इन्होंने जो even surplus sharing ratio जो change किया है, what sort of an impact that can have for future returns for policyholders? Will that impact their market share going forward? So broadly, in areas पे and additionally, sort of valuations पे काफी discussion हुई. वैल्यूएशन पे सारा डिस्कशन हो रहा है. नीरज, फाइनेंशियल स्पेस में इंश्योरेंस का क्लाउड बढ़ता जा रहा है. पहले इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट वाली धीरे धीरे लिस्ट होना शुरू हो गई थी, अब LIC भी आके लिस्ट हो रही है. ये क्राउड आउट कर रहा है क्या टिपिकल लेंडर्स को? पहले AMCs भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए, वेल्थ वाले स्टॉक आ गए. अब तो इनमें तो किसी को फाइनेंशियल्स की बास्केट बनानी है तो अब इसके अंदर LIC ऐसी कंपनीज है, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट्स हैं, लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं. तो फाइनेंशियल्स की बास्केट को इस तरह के IPO और इंश्योरेंस ने काफ़ी ज़्यादा एनरिच कर दिया, नहीं? बिल्कुल. पहले फाइनेंशियल्स की बास्केट लोग बनाते थे तो खाली एक बैंक्स और NBFCs उसमें आते थे. तो अब तो इसमें काफी ज्यादा आपके पास वैरायटी हो गई है. आप कंपेयर कर सकते हैं whether you want how much in banks, how much in NBFCs, how much in insurance companies, how much in asset management companies. तो और इसमें कई जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इंश्योरेंस है, वहाँ पे पेनिट्रेशन भी कभी भी काफी कम है. तो वहाँ पे ग्रोथ एक बेटर आ सकती है. तो रिटर्न वाइज जो खाली प्योर बैंक या NBFC जो पुरानी है उनमें इन्वेस्ट करके नहीं मिल रही थी, आई थिंक जो नई NBFCs आ रही हैं और ये लिस्ट हो रहे हैं AMCs, इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ पे ग्रोथ बेटर हो सकती है एक प्योर बैंकिंग में इन्वेस्ट करने से. आई थिंक एक फाइनेंशियल बास्केट वालों के लिए एक ज्यादा बेटर रिटर्न मिल सकती है अगर ये डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्टमेंट करें. इनफैक्ट अगर मैनेजमेंट से बात करें, आप भी शायद आई एम श्योर अटेंड करेंगे कॉल्स, तो आप ऐसी कौन सी सवाल उनसे पूछना चाहेंगे जिसके हिसाब से ये कंपनी अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है मार्केट में और आगे चलते हुए एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट? कौन सी ऐसी कुछ बातें होंगी? तो आई थिंक स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूशन कैसे होना है एंड उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या प्लान्स किए हैं, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ 3-year 5-year विजन डू दे हैव for these parameters. I think that that will be the key focus. नीरज, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इसके पॉलिसी होल्डर हैं क्या? आई एम श्योर कहीं ना कहीं फैमिली में जरूर LIC के पॉलिसीज होंगी आपके यहाँ भी. डेफिनेटली. आई थिंक वो हर फैमिली में LIC की पॉलिसी तो जरूर है, एक सबकी फैमिली में होती है. बिल्कुल. आई थिंक मुझे लगता है कि किस तरह की मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी इसके, बिकॉज कंपैरेटिवली वैल्यूएशन सस्ती है और अगर ये अपनी मार्जिन इंप्रूव कर सके आगे चलते हुए तो आई थिंक एक अच्छा इंटरेस्ट बना रहेगा और फॉलो अप इश्यूज में भी इनको काफी हेल्प मिलेगी उसकी. तो आई थिंक वहाँ पे ये क्या स्ट्रैटेजी होगी मार्जिन इंप्रूव करने के लिए, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. आपने फॉलो अप इशू की बात की, आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी आप लगाएंगे? क्योंकि अभी ये 3.5% कर रहे हैं तो 96.5 रह जाएगा. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ और इन्हें फॉलो अप ऑफर डालना पड़ेगा जल्दी ही. तो आपकी क्या राय बन रही है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ डाइल्यूशन इस वैल्यूएशन से बेटर होगा, ऊपर होगा? आई थिंक वो तो एक गेस वर्क ही कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन कि मार्केट कंडीशन कैसी है और ये स्टॉक में क्या इंटरेस्ट आता है अभी और कैसा परफॉर्म करता है और आगे चलते हुए मार्केट नेक्स्ट 5-6 महीने कैसे परफॉर्म करती है. मुझे लगता है कि वो एक जरूरी चीज होगी. तो अभी तो हम खाली गैस ही कर सकते हैं इसके लिए. मधुकर, आपको क्या लगता है कि यहाँ से कैपिटल गेन्स बनेंगे? 2-3 साल 4 साल का व्यू लेके डेफिनेटली बैठना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए? 4-year व्यू, 4-5-year व्यू हाँ होना चाहिए. I don't think that should be a problem. But कितना बने, that will completely depend on execution and whether you can improve your margins. I think that is critical right now. 9.5% के ballpark जो margin है, those are
those are fairly less, and that needs to improve substantially. Okay, आदित्य शाह से भी व्यू ले लेते हैं, JST इन्वेस्टमेंट्स के फाउंडर हैं, को फाउंडर, वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आदित्य, आपने मैनेजमेंट को सुना, कमेंट्री फोकस ऑन पेनिट्रेशन बढ़ाने पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर। सबसे पहले आप इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को क्या राय देंगे? ये IPO में पार्टिसिपेट करना चाहिए प्योरली अगर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स की व्यू बनाए, और अगर जो 1 ईयर 2 ईयर प्लस हराइजन रखते हैं उनको क्या कहेंगे आप? आदित्य, गुड आफ्टरनून अजय जी। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स तो टोटली मार्केट के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी आज हमने देखा है कि बजाज फाइनेंस ने भी बेहतर रिजल्ट दिए हैं, तब भी स्टॉक आज 6% डाउन है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बताना कि लिस्टिंग गेन हो पाएगा कि नहीं। हाउएवर बहुत अच्छी बात ये हुई है कि 2021 के IPO यूफोरिया के बाद गवर्नमेंट और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं वो संभले हैं, और उन्होंने जो वैल्यूएशन है वो 1 टाइम एम्बेडेड वैल्यू दे दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि ओवर वैल्यू तो ज्यादा स्टॉक नहीं है, ठीक वैल्यूएशन पे स्टॉक आ रहा है। अब यहाँ से मैनेजमेंट अपने बिजनेस को कैसे पिवट कर पाएगी वो बहुत जरूरी होगा स्टॉक के लिए इन द लॉन्ग टर्म। कैसे वो प्रोटेक्शन प्लान्स जो कि 50 से 70% प्रॉफिटेबल होते हैं वहां पे अपने बिजनेस को पिवट कर पाएंगे, और दूसरी बात डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रेजेंस को एनहांस कर पाएंगे। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टॉक का रिटर्न कैसे होता है। हाउएवर वैल्यूएशन जो है वो 1 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा चीप है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड का चीपेस्ट लाइफ इंश्योरर होगा अगर ये इस वैल्यूएशन पे लिस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस IPO को नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। इस IPO में आप एलोकेशन कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे LIC अपने ग्रोथ मोमेंटम को बढ़ाएगा तो अच्छे रिटर्न्स की मिलने की संभावना है, और बाकी सारे लाइफ इंश्योरर है वो भी बहुत ही महंगे ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC लाइफ 4 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे जैसे मार्जिन इंप्रूव होंगे प्रोटेक्शन बिजनेस में, कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी के रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। तो मेरा शॉर्ट टर्म में व्यू बहुत मुश्किल है बताना। हाउएवर 2-3 साल का नजरिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस IPO में श्योरली अप्लाई कीजिए, और पॉलिसी होल्डर्स को तो बिल्कुल ही अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वहां पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। राइट। आदित्य, वेरी क्विकली, अगर किसी को 2 to 3 ईयर प्लस व्यू लेना है तो क्या ये 10-12% कंपाउंडिंग टाइप का इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये स्टॉक में मैसिव पोटेंशियल है गिवन द वैल्यूएशन करेक्शन जो गवर्नमेंट ने दिया है। बस इसी बात का ध्यान रखिए कि मैनेजमेंट पिवट कैसे कर पाती है, और ये जो मार्केट शेयर लॉस हो रहा है LIC का प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर्स के ऊपर, वो कैसे अरेस्ट कर पाती है। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो उसको धीरे धीरे अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे और प्रोडक्शन प्लान्स को भी आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे हिसाब से आराम से 10 से 12% की कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। हाउएवर अब धीरे धीरे स्टेडीली कंपाउंड करेगी कंपनी, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेक्टेकुलर रिटर्न देगी। फेयर पॉइंट। वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल किया, और इसकी वजह से अट्रैक्टिवनेस इस IPO की काफ़ी इम्प्रूव हो गई। ये जिस्ट है हमारे पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स से इस IPO पे, LIC के IPO के स्पेशल टेलीकास्ट पे। आदित्य, मधुकर और नीरज, ऑल 3 ऑफ यू जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और एनालाइज करने के लिए कि इस IPO बड़ी ऑफरिंग को किस तरह से देखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। ये शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाहत तक, ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर। मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड दिन भर। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ।